हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने थर्ड नंबर चैप्टर के ऊपर। ये करते हैं हम आज कंप्लीट, ठीक है। जो कि कल हमने रोपण कृषि तक कवर कर लिया था। अब चलेंगे हम मुख्य मुख्य जो फसलें, ठीक है। मुख्य फसलें कौन कौन सी है भाई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा प्रमुख खाद्य फसलें हैं। मेन तो ये फसलें हैं। इसके अलावा जो जूट और कपास है वो क्या है, एक रेशेदार फसलें है। कौन सी है? जूट और कपास। चाय और कौवा मुख्य पेय फसल है। पीने योग्य फसल चाय और कौवा है। जूट, कपास रेशेदार फसलें। और मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सी है भाई? मक्का, बाजरा, गेहूं और चावल, ठीक है। इनका बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं भाई। चावल के बारे में देख लेते हैं भाई। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही खाई जाती है विश्व में। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इसका मुख्य आहार है। कहाँ पे भाई? उष्ण कटिबंधीय और जो उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है ना, वहाँ पे इनको अच्छी से प्रमुखता दी जाती है, यानी मतलब कि मुख्य आहार माना जाता है। चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। किसमें? चिकायुक्त जो जलोढ़ मृदा है उसमें उगाई जाती है। इसमें जल रोकने की क्षमता होती है और सबसे ज़्यादा जल को वो एब्जॉर्ब करके रखती है। कौन सी? जो चिकायुक्त जलोढ़ मृदा है वो। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी, यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन है भाई चावल के उत्पादन में? चीन। इसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर है जापान है, फिर श्रीलंका है और फिर मिस्र है। अनुकूल जो जलवायु की दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है, यानी कि जो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक साल के अंदर 2-3 फसलें ले ली जाती हैं। किसकी? चावल की। तब भी वो भाई उनके खाने की मुख्य आहार चावल ही है, इसलिए वो ज़्यादा उगाते हैं। इसी के साथ गेहूं के बारे में देख लेते हैं। गेहूं के जो वर्षकाल से मध्यम तापमान, वर्षा और शल्यकृत, यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है। किसमें? दोमट मृदा में होता है। कौन सा? गेहूं कहाँ उगाया जाता है भाई? दोमट मृदा में उगाया जाता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम स्थान पर उगाया जाता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन किया जाता है। इसके साथ कनाडा में भी, अर्जेंटीना में भी, रूस में भी, यूक्रेन में भी और जो ऑस्ट्रेलिया में भी, तथा भारत के जो विस्तृत रूप से उगाया जाता है, यानी कि भारत में भी उगाया तो जाता है, बट इसकी इतनी ज़्यादा खपत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा इसमें अमेरिका, कनाडा, फिर अर्जेंटीना। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब होता है? शीत ऋतु में भारत में उगाया जाता है भाई। इसी के साथ मिलेट क्या होता है भाई? बाजरे को मिलेट बोल देते हैं। देखो ये जो कि अभी खेती चल रही है, बाजरे की चल रही है ना, कटाई चल रही है, पकाई हो रखी ने तो कटाई चल रही है। मिलेट के बारे में बात करते हैं भाई। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट को किस में जाना जाता है भाई? मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। और कम उपजाऊ तथा जो बलुई मृदा, मतलब बालू जैसी मृदा, जैसे पानी की भी कम ज़रूरत होती है इसको, और जो बालू जैसी मिट्टी होती है ना वहाँ पे ये उगाया जाता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा में, उच्च से मध्यम तापमान में और पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार भी आ जाता है, बाजरा भी आ जाता है और रागी, तीनों फसलें आती है। कौन सी? ज्वार, बाजरा, रागी, ये भारत में उगाए जाते हैं। भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है भाई बाजरा। नाइजीरिया और इसके अलावा भारत के अलावा यह नाइजीरिया में, चीन में, नाइजर और इसके अन्य उत्पादक देश है। कहाँ पे? नाइजीरिया, चीन और नाइजर। भारत प्रथम स्थान पर है। मक्का के बारे में बात कर लेते भाई। देखो ये मक्का की फोटो दिखाई गई कृषि की। इसके लिए जो मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में और कनाडा और जो भारत तथा मैक्सिको में उगाया जाता है। मतलब कि जो मक्का के लिए मेन देख लो भाई। जो मक्का सबसे पहले क्या जो जाता है? उत्तर अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में और रूस में,
फिर कनाडा में, फिर भारत में, मैक्सिको में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा देख लो भाई यहाँ पे ये अमेरिका में उगाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में उगाया जाता है, प्रथम स्थान पर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन। मेन याद कर लो, जो स्टार्टिंग के होते हैं ना 2-3, उन्हीं में से पूछ लिया जाता है। मतलब कि भाई कौन से में मक्का सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कौन से देश में। इसी के साथ हम कपास का भी अभी काम चला हुआ भाई, ऐसी फूली हुई है, सब लगे हुए हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा, 200 से 10 दिन पाला रहित होना चाहिए। दिन और के अंदर तेज धूप चमकती हुई, इससे क्या है, इनके जो रेशे हैं ना वे खिल जाते हैं। यह काली और जो जलोढ़ मृदा वहाँ पे उगाई जाती है। इसके लिए जो उगाने के लिए सबसे स्थान प्रथम किसका है, चीन का। चीन में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी और भारत में भी, पाकिस्तान में भी, ब्राज़ील और जो मिस्र कपास के लिए अग्रणी उत्पादक, यानी कि मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे फेमस कपास उगाई जाती है। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, मिस्र की कपास को प्रसिद्ध माना गया है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या है, कपास एक कच्चा माल है जिससे कि सूती वस्त्र बाद में तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं पटसन पे। पटसन, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, सुनहरा रेशा। पटसन को, एक मिनट रुकिए, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा के जो अच्छे ढंग से विकसित होता है, जलोढ़ मृदा है वहाँ पे क्या होता है, अच्छे ढंग से यह विकसित हो जाता है। जलोढ़ मृदा इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है भाई। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि नमी युक्त जलवायु होती है ना, वो आर्द्र जलवायु होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। काफ़ी उगाई जाती है भाई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, भारत और जो बांग्लादेश के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत में जो बांग्लादेश है वो पटसन के लिए सबसे प्रमुख उत्पादक है। इसी के साथ हम चलते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी के बारे में और देख लेते हैं। इसके लिए जो गर्म और आर्द्र जलवायु तथा सुअपवाहित दोमट मृदा, कौन सी मृदा भाई, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए जो पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कि जो पर्वतों पर ढाल होते हैं ना वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि जो पर्वतों पर उगाई जाती है जैसे ऐसे ढालों में, तो वो जो पानी सिंचाई की जाती है ना तो वो इनकी जड़ों में रुकता नहीं है। अगर ये जड़ों में रुक जाएगा तो ये गल जाएंगी। ठीक है, इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, ढाल नुमा ज़रूरत होती है, यानी कि गिल्ले होते रहो और पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, पर्वतीय ढाल इसलिए ढालों पर उगाई जाती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का एक अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में। इसके जो पश्चात कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। उसके बाद में कौन, कोलंबिया और जो भारत का नंबर आता है ब्राज़ील के बाद में। इसी के साथ हम चाय के बारे में वो देख लेते हैं। चाय के लिए बागानों में जो चाय खेती की जाने वाला एक पेय फसल है, जो इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समावृत उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो सुअपवाहित जो दोमट मृदा है, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें क्या है, जो चाय का रोपण कृषि की जाती है ना, वहाँ पे ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी पत्तियों को चुना जाता है। देखो ये इनमें सासले वगैरह ले रखे हैं, इनमें क्या है, पत्तियाँ चुग रही हैं भाई। इसी के साथ चलते हैं हम कृषि का विकास। कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ था भाई। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयासों में से एक है। यानी कि कृषि का विकास का प्रयास क्यों किया गया, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी तो उनकी आपूर्ति, यानी कि उसके खाने की आपूर्ति, पीने की आपूर्ति, ठीक है, उनके वस्त्रों की आपूर्ति के लिए कृषि का विकास जोरों शोरों से किया गया है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों तथा उच्च उपज देने वाले जो बीजों का प्रयोग करके, कृषि के अंदर जो मशीनीकरण का प्रयोग करके, ये क्या है, इनके विकास के पहलू हैं। मतलब कि इनका प्रयोग करके हम इनका विकास अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि किया है और कर सकते हैं आगे भी। कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मतलब कि खाद्य सुरक्षा भाई लोगों की खाने का
प्रबंध करना, खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार देना उनको टाइम टू टाइम। ठीक है। विकास का जो कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या को वाले जो विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं भाई? गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटा खेत होता है और गहराई से कृषि की जाती है उस पर। ठीक है। और जो कि जीवोपार्जन यानी कि अपने जीवन की दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए की जाती है जो कृषि। सामान्यतः जीवोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोत वाली जो कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। बड़ी जोत वाली कृषि किसके लिए? वाणिज्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में काम कहाँ की जाती है भाई? वाणिज्यिक संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ है हम दो फार्मों का और प्रयोग करते हैं, जैसे एक भारत है और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और जो विकसित देशों के कृषि के बारे में जानते हैं बारी बारी से। भारत का एक फर्म के बारे में जानते हैं पहले तो, उसके बाद में यूएसए के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जिले में जो आदिलाबाद एक छोटा सा गांव था। कौन सा गांव था भाई? आदिलाबाद था, एक छोटा सा गांव था। मन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान था। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म था। कितना था भाई? देखो ये दिखाया गया 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर का। ठीक है। इसका आवास मुख्य गांव में था, यानी कि रहने का स्थान गांव में था। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्षा के एकांतर पर खरीदता, यानी कि जैसे ही वर्षा आती थी उससे उसी टाइम पर वो खरीदता था बीजों को, और उसकी भूमि उर्वर करता, मतलब कि जो भूमि के अंदर उसको बोता था। यह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्य गेहूँ और चावल दालें उगाता था। कौन सी फसलें? चावल, गेहूँ और दालें उगाता था। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से, मतलब कि जो कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता था। जो भी उनके बड़े बुजुर्ग थे उनसे सलाह लेकर वो खेत बोता था। वह अपने खेत की जुताई के लिए बड़े भाड़े पर ट्रैक्टर का यूज करता था। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की जो परंपरागत विधि का प्रयोग करते थे। समीप के खेत में एक नलकूप था, वहाँ से वो क्या है पानी लेता था, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता था। ठीक है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी थी। वह निकट के शहर में स्थित एक सहकारी भंडार में दूध का मतलब कि दूध बेचने के लिए जाता था। वहाँ एक सदस्य है जो कि सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन, स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में सलाह देता। मतलब कि वहाँ पे भी जो जहाँ पे दूध देने जाता था वहाँ पे भी क्या इनको सलाह मिलती थी बड़े बुजुर्गों के हिसाब से, मतलब कि कैसे कैसे पशुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनका चारा डालना चाहिए, और कैसे उसके गर्भधान के संबंध में भी सलाह देता था भाई कैसे किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो कृषि के लिए जो बीज लेने जाता था तो वहाँ पे भी बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर वो कृषि का वो करता था। इसी के प्रकार जो कृषि के जो विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते थे। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली जो किस्म और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता था। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता था। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती थी, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते थे। हाल ही के वर्षों में जो सरकार के जो भंडारण की सुविधाओं का विकास के लिए कुछ कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए भाई सरकार ने? अब तो काफ़ी बीज ला दिए, काफ़ी सरकारी रेट पर बीज मिलते हैं, बट ज़्यादातर लोग प्राइवेट में ही लाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि सरकारी वाला बीज अच्छा नहीं होता, बट होता सेम ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म, इसका फार्म के बारे में और देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म पर एक औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। मतलब कि इसका जो फार्म होता है वो आकार में बड़ा होता है। इसमें एक ही फार्म में कई फसलें उगा ली जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। उसका कितना था भाई? 1.5 हेक्टेयर था। इसको कितना है? 250 हेक्टेयर है। ठीक है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता था। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाती थी। कौन कौन सी चीज़ भाई? मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर। मक्का उगाई जाती है, सोयाबीन उगाई जाती है, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पश्चिमी
मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य कौन सा राज्य भाई? आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का उगाता है। जब वह यानी कि विश्वास से परिपूर्ण हो जाता है तो मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों का नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता। कहाँ पे भेजता भाई? मृदा के परीक्षणों की जांच के लिए भेजता है। मतलब कि जो मृदा है उसको पोषक तत्व कितने क्या है, सही है या नहीं है, इसके लिए वो प्रयोगशाला के अंदर वहाँ पर उसकी जांच करवाता है मृदा की समय समय पर। ठीक है, इसी के साथ उसमें पोषक तत्व है या नहीं इसके बारे में जानकारी लेता है। फिर उसमें क्या पोषण उर्वरक की कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। इसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेत की जो यथार्थ तस्वीर देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर और बीज बोने की मशीनों का भी प्रयोग करता है। ठीक है, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग कृषि के विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। मतलब कि जो इकट्ठे किए जाते हैं अनाज स्वचालित एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं अनाज, देखो भैया निकालते हुए, अथवा बाजार अभिकरणों मार्केटिंग एजेंसियों में भेजा जाता है। या तो एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं या फिर बाज़ारों में भेज दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। मतलब कि वे बड़े किसान होते हैं इसलिए वे व्यवसायी की तरह काम करेंगे, और जो छोटे किसान होते हैं वे क्या करते हैं, खेतिहर किसान की तरह काम करते हैं। इसी के साथ हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। खाद्यान्न कृषि का क्या अर्थ? खाद्यान्न कृषि कौन सी कृषि है भाई? कल हमने किया था। किसके लिए की जाती है? वो फलों और सब्जियों के लिए की जाती है। वो कौन सी कृषि हो जाती है? खाद्यान्न कृषि हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ जो सुनहरा रेशा किससे अभिप्राय, सुनहरा रेशा किसे कहा गया भाई? जो कि हमारे बांग्लादेश में, इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश है वहाँ पे उगाया जाता है। प्रथम स्थान पर है पटसन को। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? कॉफ़ी कहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है? ब्राज़ील में, उसके बाद भारत में, कोलंबिया और भारत में फिर। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे भाई जो हमने कर लिया। आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। सुनहरा रेशा भी कहलाता है फूलों का उगना। ये भाई वैसे ही दिखा रखी वैसे ही। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल करेंगे हम 4th नंबर चैप्टर का। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, फिर हम करने वाले हैं इस क्लास जो किया ये 8th क्लास की एनसीईआरटी, इसके बाद में 9th क्लास की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, मतलब कि बुक है, वो करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।